Modi high to Mumkin high. हेलो एवरीबॉडी। 24 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने ऐसे बहुत सारे स्कीम चलाए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जिससे लोगों का विकास हो सके और साथ साथ देश का भी विकास हो सके। 5 सितंबर 2014 को मोदी सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया स्कीम को लाया गया, जिसका अर्थ होता है भारत में बनाओ। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इस स्कीम का मेन उद्देश्य यह था कि भारत के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल सके और उसके साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेकर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स तक को भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर अट्रैक्ट किया जा सके। और जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, दुनिया भर में इस स्कीम को लेकर के सुगबुगाहट की दौड़ शुरू हो गई, जहां हर कोई भारत के इस विजन को लेकर सक्सेसफुल बता रहा था। और ऐसा हुआ भी। भारत 2015 में टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन बनकर सामने आया। और अगर एफडीआई की बात करें कि एफडीआई क्या है, तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इसे हम लोग एफडीआई कहते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसके सपोर्ट में बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए जिससे मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सके। जैसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया स्कीम को लाया। डिजिटल इंडिया स्कीम का मेन उद्देश्य यह था कि इंडिया को डिजिटली सशक्त बनाया जा सके और इसका मकसद ये था जो सरकारी काम है उसको डिजिटल किया जाए और जो पेपर वर्क है उसको कम किया जा सके, जिससे काम आसानी से हो सके और बहुत जल्दीबाजी में हो सके और जो करप्शन होता है उस पर रोक लगाया जा सके। IAMI रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या करीब 177 मिलियन थी और 2023 में इंटरनेट यूजर के मामले में भारत अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और जब से जियो आया है तब से कुछ ज्यादा ही लोगों ने इंटरनेट का यूज करना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग में जियो का प्लान बहुत ही सस्ता था, हालांकि बाद में महंगा हो गया। जब जियो आया तो लोगों ने इंटरनेट का यूज तो किया ही, उसके साथ साथ जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं था उन्होंने मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इंटरनेट यूजर के साथ साथ भारत में एंड्रॉइड मोबाइल यूजर का भी संख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा और स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया में सबसे बड़े देशों में से एक बन गया। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आने के बाद भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बढ़ गया, जहां 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहीं अगर आज की बात करें तो करीब 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। के अलावा डिजिटल इंडिया के चलते भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में वर्ल्ड में अभी नंबर 1 पे है। और पहले डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया में चीन नंबर 1 पे था। 2010 में चीन का डिजिटल पेमेंट सभी देशों से ज्यादा था, तब इसका ट्रांजैक्शन 1119 मिलियन था। और जैसे जैसे चीन के डिजिटल ट्रांजैक्शन का ग्राफ डाउन हो रहा था, वैसे ही भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन का ग्राफ अप होते जा रहा था और 2023 आते आते भारत 61,000 मिलियन के लेवल को भी पार कर चुका है। और इन सब का श्रेय यूपीआई को जाता है। और डिजिटल इंडिया से भारत वर्ल्ड का 3rd स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। और उसके बाद 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भारत के यूथ है, जो युवा लोग हैं, वो जॉब ढूंढे नहीं बल्कि जॉब क्रिएट कर सके। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा अहम था जो लोग खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। 2016 में भारत के अंदर 1 लाख स्टार्टअप्स थे और अगर आज की बात करें तो करीब 1 लाख से ज्यादा अभी स्टार्टअप्स हैं। एक रिपोर्ट की माने DPIIT रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी 1.14 लाख स्टार्टअप्स हैं। देश में अभी 111 यूनिकॉर्न है जो 2023 में करीब 4,42,714 लोगों को रोजगार दिया है और सितंबर 2022 से जुलाई 2023 तक 12,765 लोगों को इससे रोजगार मिला है। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका मार्केट प्राइस $1 बिलियन हो और अगर इंडियन रुपीज में इसकी बात करें तो करीब 7,500 करोड़ हो। स्टार्टअप इंडिया ने लोगों को तो रोजगार दिया ही और साथ ही साथ यूनिकॉर्न भी बहुत दिए हैं। मेक इन इंडिया के सपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत युवाओं को ऐसा स्किल दिया जाए जिसके तहत वो लोग क्या करें, वो स्किल सीख करके खुद ही जॉब ले पाए। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो भारत अदर कंट्रीज के मुकाबले में बहुत पीछे है। इसलिए भारतीय सरकार ये चाहती है कि भारत का हर एक युवा स्किल सीखे और खुद को इतना कैपेबल बना ले कि उसको जॉब ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर वो कहीं जाता है, जॉब ढूंढने भी अगर चला जाता है तो उसे जॉब बहुत जल्दी मिल जाए। अगर किसी के अंदर स्किल रहेगा, स्किल आज जो है बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है एक आम आदमी की जिंदगी में। अगर किसी के पास स्किल है तो उसको
कहीं भी रोजगार मिल ही जाता है। इसलिए भारतीय सरकार ये चाहती है कि सबको रोजगार मिले और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटे। इसलिए भारत की जो यूथ लोग है उसको स्किल के मामले में हुनरमंद बनाने के लिए जो है स्किल इंडिया जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को मेक इन इंडिया के सपोर्ट में जनधन योजना की शुरुआत की, ताकि देश का हर एक नागरिक इसमें अपना अकाउंट खुलवा सके। और इसके अलावा इसमें ऐसा सुविधा दिया गया है ताकि 10 साल के कोई एक बच्चा है उसका भी इसमें अकाउंट खुल सकता है। इसका मेन उद्देश्य यह था कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको बैंकिंग सुविधा से जोड़ दिया जाए। इसका फायदा भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप इसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो आप इसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा सकते हो। और इसका और भी जैसे फायदे हैं, जैसे कि मानिए कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा और इसमें आपको एक रुपए कार्ड दिया जाता है जिससे आप किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो। जनधन योजना के तहत समाज में ऐसे लोगों को जो लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। सो गाइस, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत जो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ रेट को 12% से लेकर 14% तक लेकर के जाना, ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही तेजी से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी बहुत तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और जो दूसरा हम लोग का ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ जॉब क्रिएट करना, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी उतना कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था भारत की जीडीपी में 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये भी उतना कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग सिर्फ 17% ही अचीव कर पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम 2025-26 तक हम जो है 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। और अब हम बात कर लेते हैं जो मेक इन इंडिया का चौथा ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आने के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है भारत में बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। और अगर 2013-14 में बात करें तो उस समय करीब $36 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था। और उसके बाद जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया तो ये करीब मतलब जो हर साल एफडीआई का रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ग्लोबल कंपनी ने इसमें मतलब भारत में अपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिन्होंने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना शुरू कर दिया है। सो गाइज, आपने देखा कि मेक इन इंडिया भारत में कैसे सक्सेस हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गए हैं। सो गाइज, आज का तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब